हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास होता है। और इसी तरह हमारी एक मास सीरीज मीन्स आंसर अप्रोच सीरीज चल रही है, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का ये 19वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयेंद्र, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या, रेणु की मैला आंचल एवं मनु भंडारी के महाभोज के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आज का ये 87वां प्रश्न है और इससे पहले 1 से लेकर 86 तक के प्रश्न हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप पहले ये वाली वीडियो जाकर देखिए। तो चलिए, मैला आंचल के नामकरण पर विचार करें। क्या आप इस उपन्यास को इसी से बेहतर नाम सुझा सकते थे? तो नामकरण भी क्वेश्चन आपके गोदान में पे भी आ सकता है, या फिर महाभोज पे, या दिव्या पे। तो आपको इन दी एंड यही बताना है कि जो नाम जो लेखक ने दिया है वही नाम अच्छा है। ठीक है, हाँ, आप ये बता सकते हैं कि भाई इसकी जगह और कोई नाम रखता तो उसमें ये कमी थी, ये कमी हो सकती है, लेकिन जो लेखक ने नाम दिया है, जैसे गोदान दिया है, तो वो एक सोच समझ के कि भाई पूरी एक गाय की लालसा के ऊपर ही जो हो रही है उसकी मृत्यु हो जाती है, कि उसके मन में ही ये लालसा रहती है कि उसके पास एक गाय होती। इसी तरह से जो मैला आंचल है, ठीक है, तो जो मैरीगंज है, ठीक है, वो उसका आंचल, वो ग्रामीणता, उस शब्द से, भाई आंचल शब्द ही क्यों रखा है, क्योंकि ग्रामीण के क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है, और मैला के वह किस तरह से अविकसित क्षेत्र है। ठीक है, तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से देंगे। तो इसके परिचय में हम लिखेंगे, सर्वश्रेष्ठ नामकरण वह होता जो रचना के समग्र प्रभाव को पाठक की चेतना में मूर्त बना सके। इस दृष्टि से मैला आंचल अत्यंत प्रभावी नामकरण है, क्योंकि नाम सुनते ही इस आंचल का संपूर्ण दृश्य आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता, जिसका विस्तृत अंकन इसमें किया गया है। मैला आंचल नामकरण के दोनों शब्द अत्यंत सार्वभौमिक हैं, और रेणु ने आंचल शब्द का प्रयोग दो कारणों से किया है। पहला, कि आंचल से संबंधित, और यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि रेणु की योजना यही थी कि मैला आंचल के माध्यम से उपन्यासों का एक नया रूप, आंचलिक उपन्यास स्थापित करना, इसलिए नामकरण में आंचल शब्द का प्रयोग बेहद प्रासंगिक है। दूसरा, कि आंचल शब्द माँ के आंचल की ममता को व्यक्त करता है। व्यक्ति जिस जमीन पर पला बड़ा होता है उसके प्रति उसके मन में माँ के ममत्व जैसा भाव होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि नामकरण में मैला शब्द का प्रयोग रेणु ने क्यों किया। वस्तुतः इसके पीछे रेणु की प्रतिबद्धता है। वे अपने आंचल को पूरी तटस्थता के साथ दिखाते हैं, किंतु जानते हैं कि इस अविकसित और पिछड़े आंचल में मैलेपन की मात्रा सुंदरता की तुलना में कहीं ज़्यादा है। वे इस मैलेपन को दूर करने की चेतना से भरे हैं। मैला आंचल के अंत में भी यह प्रतिबद्धता डॉक्टर प्रशांत के इन शब्दों में उभरती है, ममता, मैं फिर काम करूंगा यहीं इस गांव में, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। अगला प्रश्न यह भी है कि अगर इस उपन्यास का यह नाम ना होता तो क्या होता। यदि नाम आंचल पर ही आधारित होता तो मैरीगंज या फिर मैरीगंज की दुनिया जैसा कोई नाम हो सकता था, किंतु यह नाम कमजोर होता। एक तो यह नाम सिर्फ एक विशिष्ट गांव तक सीमित हो जाता, जबकि भूमिका की घोषणा के अनुसार रेणु ने मैरीगंज को पिछड़े गांव के प्रतीक के तौर पर रखा है। इस नाम में मैला शब्द व्यक्त होने वाला भाव अव्यक्त रह जाता। अगला, कि चरित्रमूलक नामकरण असंभव था क्योंकि केंद्रीय चरित्र है नहीं, और यदि है तो स्वयं वह मैरीगंज है। दूसरा, घटना आधारित नामकरण भी अप्रासंगिक होता क्योंकि घटनाएं इतनी ज़्यादा है और वैविध्यपूर्ण है कि किसी एक घटना को नामकरण का आधार बनाने से असंतुलन पैदा हो जाता। इसमें निष्कर्ष में लिखेंगे कि अतः मैला आंचल ही सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। प्रतीत होता है कि लेखक ने उपन्यास की अंतर्वस्तु से न्याय करने वाला नाम रखने
के लिए एक लंबी वैचारिक उलझन का सामना किया होगा और उसके बाद ही रचना के मर्म को साकार कर देने वाला इतना गहरा और ठोस नाम रखने में सफलता पाई होगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये 88वां प्रश्न है। आंचलिक होते हुए भी मैला आंचल अपनी आंचलिकता का अतिक्रमण करता है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करता है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? तो आंचलिक भाई ग्रामीण क्षेत्र का होते हुए भी यह जो उपन्यास है वो किस तरह से राष्ट्रीयता को भी अपने साथ समाये हुए है। तो देखते हैं इसका परिचय हम किस तरह से लिखेंगे कि पहली नज़र में आंचलिकता और राष्ट्रीयता परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। आंचलिकता स्थान विशेष से जुड़े रहना चाहती है, जबकि राष्ट्रीयता उसका अतिक्रमण कर संपूर्ण क्षेत्र को अपनी परिधि में शामिल कर लेना चाहती है। किंतु सच तो यह है कि समर्थ रचनाकार अपने रचना कौशल से इन विरोधी अवधारणाओं में भी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। रेणु का मैला आंचल ऐसा ही एक उपन्यास है। अगला, रेणु ने इस उपन्यास के प्राकथन में मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रमाणित करते हुए लिखा है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। इस उपन्यास में उन्होंने आंचल के भूगोलिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को विशेष महत्व दिया है। रेणु ने आंचल के भूगोल को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि पाठक के दिमाग में पूरे आंचल का नक्शा खींच जाता है। इस उपन्यास के हर शीर्ष पर कोई ना कोई गीत, नृत्य या सांस्कृतिक उत्सव इसकी आंचलिकता के रंग को प्रगाढ़ करते हैं। अगला, मेरीगंज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां विशिष्ट ना होकर देश के अन्य क्षेत्रों जैसी ही हैं। मेरीगंज गांव का जातिगत विभाजन, अंधविश्वास और स्त्रियों की दयनीय दशा आमतौर पर देश के हर गांव की समस्या है। भाई इसमें राष्ट्रीयता किस तरह से कि जो मेरीगंज की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ उस ग्रामीण क्षेत्र की ही नहीं है। अगर हम देखें कि उस समय में वह पूरे भारतवर्ष की ही समस्या थी एक तरह से। तो इसमें अगला, इसी प्रकार गरीबी और जहालत, किसानों का शोषण, राजनीतिक पार्टियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, गांधीवादी मूल्यों का पतन भी क्षेत्रीय समस्या ना होकर राष्ट्रीय समस्या है। जो ये समस्याएं हैं कि भी किसान का शोषण और गरीबी और जहालत और पार्टियों में भ्रष्टाचार, और आज हम देख रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा भी बहुत कम हो रही है, उनके जो मूल्य हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये सब समस्या सिर्फ मेरीगंज की नहीं, ये आज हमारी राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। तो दरअसल रेणु ने प्राकथन में मैरीगंज को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर स्पष्ट कर दिया है कि यह उपन्यास आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करता है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 79वां प्रश्न कि मैला आंचल में अभिव्यक्ति स्त्री पुरुष संबंध एक नवीन मुक्ति के पक्ष में है। इस कथन की से आप कहां तक सहमत हैं? तार्किक व्याख्या कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि इसका परिचय हम किस तरह से देंगे कि मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। उसकी मूल योजना स्त्री पुरुष संबंधों की व्याख्या करना नहीं है, लेकिन उसी आंचलिकता के प्रभाव के साथ उसमें कुछ मौलिक संबंध प्रस्तुत किए हैं जो स्त्री पुरुष के संबंधों में दिखाई देते हैं। उपन्यास में आज़ादी से पहले का यथार्थ और आज़ादी के बाद का चित्रण है। मैला आंचल में शुरुआती रूप में स्त्री पुरुष संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा सामंती समाज का होता है। पुरुष शोषणकर्ता और स्त्री शोषण की शिकार, गरीबी और मजदूरी के फलस्वरूप अनेक प्रकार के वर्जित यौन संबंध, फूलिया, रदिवा, रामप्रियारी आदि सभी यौन शोषणों की शिकार हैं। वहीं धन के बल पर बाहुबल से स्त्रियों को अपनी दासी बना लेने वाला समाज भी दिखाया गया है। यह विख्यात है कि शोषण का प्रतिकार समय समय पर होता रहा है। मैला आंचल में भी शोषण की बदतर स्थिति के बाद अपने अधिकार के प्रति जागरूकता फैलती है। जैसे बालदेव लक्ष्मी अतीत को भूलकर एक दूसरे को अपनाते हैं। वहीं डॉक्टर प्रशांत, कमली और ममता इन पात्रों के माध्यम से रेणु उस घिसे पिटे अमानवीय रूपों से स्त्री पुरुष के संबंधों में मुक्ति की नवीन सृजय का प्रस्फुटन भी दिखाते हैं। मैला आंचल के अंत में यह प्रतिबद्धता डॉक्टर प्रशांत द्वारा, ममता मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता
के मैले आंचल तले। ये वाक्य ही अपने आप में ग्रामोदर के साथ उसके अन्य पहलुओं जैसे स्त्री पुरुष समानता, विद्रूपताओं से मुक्ति, न्यायपूर्ण स्थिति को दिखाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये 90वां प्रश्न है कि मैला आंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए, भाषा शैली के ऊपर हमने गोदान, दिव्या, इन सब पर भी क्वेश्चन किया है ये पहले। और भाषा शैली में यही बताना है कि भाई जो उस मैला आंचल की जो भाषा है वो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है, एकदम स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द के भी प्रयोग किए गए हैं, तत्सम शब्द के भी प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। मुहावरे भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं इसके अंदर। तो चलिए इसका देखते हैं हम किस तरह से प्रारंभ करेंगे। कि इसके परिचय में हम लिखेंगे कि आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी भाषा शैली को ही माना जाता है। रेणु ने भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए नई सृजनात्मक उपलब्धि की है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैला आंचल में सामान्यतः देशज भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंचलिक संस्कृति में देशज शब्दावली केंद्र में होती है। इसके अतिरिक्त तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है। उदाहरण जो इसकी पंक्तियां हैं: तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकुआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु रेणु ने उन शब्दों को भी आंचलिक तेवर के साथ लाए हैं। जैसे उदाहरण, वाइस चेयरमैन को बोलते हैं भैंस चेयरमैन, लाइब्रेरी को बोलते हैं रायबरेली, ठीक है। इसी तरह अगला कि उपन्यास में कहीं कहीं मानक भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें ना सिर्फ तत्सम शब्दावली बल्कि संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली भी आई है। जैसे तत्सम भाषा का एक उदाहरण वेदांता, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा, जर्जर प्रकृति रो रही है। अगला, आंचलिक भाषा शैली की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता होती है मुहावरेवाद भाषा का प्रयोग। मैला आंचल में जगह जगह पर ऐसी भाषा दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियाँ इस उपन्यास की: माँ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। अगला, प्रतीकात्मक भाषा का भी काफ़ी प्रयोग किया गया है। जैसे, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे। अगला, सिर्फ आंचल के भूगोल के सुंदर बिंब ही नहीं बनाए बल्कि विभिन्न चरित्रों को भी बिंबों में उतार दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ पंक्तियाँ: गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियाँ ना एक नई खूबसूरती ला दी है। अगला, कि भाषा शैली के स्तर पर एक विशेष प्रयोग चेतना प्रवाह शैली का भी किया है। रेणु ने कमली की मन स्थिति दिखाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि स्पष्ट है, मैला आंचल की भाषा शैली आंचलिकता के तत्व को पूरी तन्मयता से धारण करती है। यदि मैला आंचल आज तक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो उसका एक बड़ा कारण यह भाषा शैली ही है। तो अगले प्रश्न और आज का ये आखिरी प्रश्न है हमारा कि शिल्प एवं भाषा शैली की दृष्टि से गोदान और मैला आंचल का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को आप अपने स्तर पर स्वयं लिखेंगे कि भाई भाषा शैली का क्वेश्चन हमने गोदान में किया है। तो आप वो जब पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो गोदान में जो हमने बताया कि भाषा शैली गोदान में आम हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और किस तरह से एक तत्सम भाषा संस्कृत तत्सम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आप वो भी उसमें बताएंगे। और मैला आंचल में भाषा का प्रयोग ग्रामीण था, ठीक है, वहाँ की आंचलिकता को ध्यान में रखते हुए भाषा का, लाइब्रेरी का जो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आंचलिक तेवर के साथ किया गया है, ठीक है। आप इस तरह से इनमें बताएंगे भाषा शैली। और शिल्प के बारे में आपको पता ही है कि शिल्प के जो तत्व हैं, कथानक हैं, ठीक है, संवाद है, किस तरह के संवाद है दोनों में, और चरित्र योजना क्या है यहाँ पर, ठीक है,
देश काल वातावरण क्या है शिल्प में, ठीक है, इसका देश काल वातावरण और यहाँ का देश काल वातावरण कैसा है, ठीक है, आप ये सब बताएंगे और साथ में आप बताएंगे कि किस तरह से किस तरह से कथोपकथन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आप ये सब चीज़ें बताते हुए दोनों में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर गोदान में भी नारी समस्या, दलित समस्या, ऐसा ही महिला आंचल में भी नारी समस्या को उठाया गया है, चाहे थोड़ा ही उठाया गया हो, इन सब के स्तर पे आप दोनों की तुलना कीजिए और ये क्वेश्चन आप अपने स्तर पर लिखेंगे और इसे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अनलॉक जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।